हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी अच्छे होंगे। और इसके पहले के जो पेपर सॉल्व किए थे वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो आज हम लेकर के आए हैं टीजीटी 2004 का पेपर। यूपी टीजीटी 2004 का पेपर हम लोग आज देखने वाले हैं। तो क्लास को सबसे पहले लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। चलिए देर नहीं करते हुए अपने पेपर को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन है? तो देहाती दुनिया रचनाकार है इसके शिवपूजन सहाय। इन्होंने लिखा था देहाती दुनिया। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा प्रश्न उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा है, गेहूं और गुलाब। ये विधा पूछा है, इसकी विधा क्या है? तो गेहूं और गुलाब इस रचना की विधा है, नहीं, ना तो ये उपन्यास है और ना नाटक है और ना ही ये कहानी है। तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गेहूं और गुलाब क्या है? रेखा चित्र है। ठीक, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। दिनकर की रचना है और ये रेखा चित्र है। दिनकर, सॉरी, राम वृक्ष बेनीपुरी की। इसकी है गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी की तो का रेखा चित्र है। आगे आते हैं 3 नंबर के प्रश्न पर। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? ये उपन्यास है और इसमें किसकी जीवनी लिखी गई है? तो आवारा मसीहा में शरद चंद्र की जीवनी लिखी गई है। और लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ऑप्शन सी शरद चंद्र। मेरी जीवन यात्रा ये किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा लिखने वाले हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन सी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आधा गांव। आधा गांव के लेखक कौन है? तो आधा गांव ये उपन्यास लिखने वाले हैं राही मासूम रजा। इन्होंने लिखा आधा गांव, जो विभाजन से संबंधित है और इसका प्रकाशन होता है 1966 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? शिकार साहित्य लिखने वाले लेखक कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीराम शर्मा। शिकार साहित्य के जन्मदाता श्रीराम शर्मा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? नहीं पूछा है। तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? तार सप्तक का मतलब जो पहला सप्तक था उसी को तार सप्तक कहा गया। तो उसमें 7 कवि शामिल थे। कौन कौन थे? प्रभा, गिरा, अनेग। प्रभा यानी प्र से प्रभाकर माचुए तो थे। भारत भूषण अग्रवाल थे। प्रभा और गिरा, गी से गिरजा कुमार माथुर। और गिरा यानी रा से रामविलास शर्मा। अनेग आ से आज्ञे, ना से नेमीचंद जैन और गा से गजानन माधव मुक्तिबोध। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक में नहीं आते हैं। ऑप्शन डी ठीक सही हो जाएगा उत्तर। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में। ये पहले सप्तक का प्रकाशन था। दूसरे का हुआ था 1951 में। तीसरे सप्तक का 1959 और चौथे का 1971 में। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बन सकता है किस तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1971 में। आगे आते हैं। 8वां प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली, इसकी विधा क्या है? तो एक बूंद सहसा उछली इसकी विधा है यात्रावृत्त। लेखक है इसके अज्ञे जी। यात्रावृत्त है उनका एक बूंद सहसा उछली। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारु चंद्रलेख के उपन्यासकार कौन है?
तो चारू चंद्रलेख उपन्यास लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 4 उपन्यास लिखे थे और ये हर पेपर में इनके उपन्यास अभी तक जितने सॉल्व किए हैं पूछे गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके 4 उपन्यास हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। अगला है गली आगे मुड़ती है, ये भी उपन्यास है। तो इसके लेखक कौन है? गली आगे मुड़ती है, लेखक है शिव प्रसाद सिंह। 11 नंबर में आते हैं, पृथ्वीराज की आंखें नाटक के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज की आंखें नाटक लिखा था हमारे राम कुमार वर्मा ने। अब आते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर में पूछा है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? कुआनो नदी कविता लिखने वाले हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दूसरे सप्तक में आते हैं। इन्होंने लिखा कुआनो नदी। और भी इनकी रचनाएं देख लेते हैं, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। अगला है आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन के कवि कौन है? तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता लिखी रघुवीर सहाय ने। आगे है धर्मयुग। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक थे धर्मवीर भारती। ये भी दूसरे सप्तक में आने वाले कवि हैं। इन्हीं की पत्रिका है धर्मयुग। इनके उपन्यास हैं, इनका उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक, बाकी इनके ये काव्य हैं ठंडा लोहा, कनुप्रिया, अंधा युग, 7 गीत वर्ष। 15 नंबर का प्रश्न है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, यह आलोचना ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा लिखने वाले हैं रामविलास शर्मा जी। 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे, श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है और राग दरबारी राही मासूम रजा की, सारा आकाश राजेंद्र यादव, लेकिन कटरा बियारजू श्रीलाल शुक्ल की रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। यहाँ पूछा है कि स्वार्थ का विलोम बताइए क्या होगा? तो स्वार्थ का विलोम हो जाएगा परमार्थ। और संधि करेंगे, अगर संधि पूछे कि स्वार्थ की संधि क्या होगी, तो संधि होगी स्व प्लस अर्थ स्वार्थ, दीर्घ संधि होगी और विलोम होगा परमार्थ। आगे अलंकार दिया है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। कनक कनक दोनों के अर्थ 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी बताएंगे, तो पूजनीय गलत है, पूजनीय लिखा जाता है, पूजनीय। उज्जवल भी गलत है, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। और ज्योत्सना, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा शुद्ध क्या हो जाएगा? परिपार्श्विक, ये शुद्ध वर्तनी है। आगे दिया है कि ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक जो आनंदवर्धन का ग्रंथ है, ये ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन 4। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन डी। अगला बताएंगे पर्यायवाची,
कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि कौन सा नहीं है। तो जानवी गंगा का पर्यायवाची है, सुरसरी भी है, देवा पगा भी है, लेकिन सरिता इसका पर्यायवाची नहीं है। सरिता का पर्यायवाची क्या होता है? नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा है, तो नहीं ध्यान देंगे। मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, ये तीनों हो जाएंगे, लेकिन विजय देव नारायण शाही ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। आगे बताएंगे कनुप्रिया। कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो कनुप्रिया लिखने वाले हैं धर्मवीर भारती। नए इलाके में ये किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में, नए इलाके में काव्य लिखने वाले हैं अरुण कमल, और इसी रचना पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था। नए इलाके में ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि अरुण कमल को साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला? तो नए इलाके में। आगे बताएंगे कि इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है। इन चारों में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो प्रेमचंद नहीं, जयशंकर प्रसाद नहीं, राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हो जाएंगे। जैनेन्द्र तो मनोविश्लेषणवादी हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही? सी, राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं। अगला है पाल गोमरा का स्कूटर, कहानी के लेखक कौन है? तो पाल गोमरा का स्कूटर कहानी लिखने वाले हैं उदय प्रकाश। निषाद बांसुरी, इसकी विधा पूछा है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है? तो निषाद बांसुरी है ललित निबंध। लिखने वाले कौन है? कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय इन्होंने लिखा निषाद बांसुरी। इनके और भी निबंध हैं, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, पर्ण मुकुट। अगला प्रश्न है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसके लेखक कौन है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते लिखने वाले हैं भगवती चरण वर्मा। 30 नंबर का प्रश्न, इंदुमती, इंदुमती कहानी के लेखक कौन? तो इंदुमती कहानी लिखने वाले हैं किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती। ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1900 ईस्वी। लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में। आगे आते हैं 42 नंबर के प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। तो ये तीनों किसकी हैं? ये तीनों नामवर सिंह की हैं। ये कृतियां, ये आलोचना नामवर सिंह की है, लेकिन भाषा और समाज रामविलास शर्मा की रचना। ठीक, ऑप्शन डी राइट हो जाए। निम्नलिखित में से किस लेखक की किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? बताएंगे किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो नरेश मेहता, नरेश मेहता को तो मिला है, संपूर्ण साहित्य पर मिला है इनको। कब मिला? 1992 ईस्वी में। दिनकर को उर्वशी पर मिला था 1972 ईस्वी में। निर्मल वर्मा को भी मिला था, तो निर्मल वर्मा को भी संपूर्ण साहित्य पे मिला था 1999 ईस्वी में। लेकिन नागार्जुन को नहीं मिला था। ठीक, नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा को भी मगध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो साहित्य अकादमी किसकी रचना पर किसे मिला हुआ है, इसको जरूर याद कर लेंगे। मगध कविता श्रीकांत वर्मा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? दोहा का विपरीत छंद कौन है? तो दोहा का विपरीत छंद होता है सोरठा। तो इसमें सोरठा नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। दोहा का विपरीत छंद क्या होता है? सोरठा होता है। अगला प्रश्न है काला जल। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल गुलशेर खां सानी का है। तो ये इसमें कौन सी समस्या दिखाई गई है? काला जल में सांप्रदायिकता की समस्या दिखाई गई है, ऑप्शन डी। नेताजी कहिन। नेताजी कहिन के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16। 16 होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया। हाँ, शुद्ध वाक्य बताना है तो इसमें शुद्ध हो जाएगा राम ने रोटी खाई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। संन्यास, 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 संन्यास। इसमें यहाँ बिंदी छोड़ दिया है, संन्यास लिखा जाएगा ऐसे। ठीक, तो हम बी को सही कर देंगे क्योंकि अब टाइपिंग मिस्टेक है, बिंदी छूट गई है। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है गोदान। कब आता है? ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित होता है। निर्मला 1927 में, सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1922 में। अंतिम उपन्यास गोदान हो जाएगा। अगला है, इसमें सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। शेखर एक जीवनी, अशोक के फूल और क्या भूलूं क्या याद करूं। तो शेखर एक जीवनी आगे का हो गया, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। तो हो जाएगा 3-1-2, ऑप्शन सी। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनंत का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अन प्लस अंत, अनंत। बाल्टी कैसा शब्द है ये? तो बाल्टी है विदेशज, पुर्तगाली शब्द है ये, विदेशज में आता है। तो बाल्टी हो जाएगा विदेशज, ऑप्शन डी। 55 नंबर का प्रश्न है कि ब्रज भाषा है क्या है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या फिर पहाड़ी हिंदी? तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है, ऑप्शन बी। नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान लिखने वाले हैं सदल मिश्र। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? शकुंतला नाटक का जो ब्रजभाषा में था उसका खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के रघुवंश एवं मेघदूत का भी हिंदी में अनुवाद किया था।
और इन्होंने प्रजा हितैषी नामक एक पत्र भी निकाला था। प्रजा हितैषी पत्र किसका था? राजा लक्ष्मण सिंह का था। आगे आते हैं कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? तो इन्होंने बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान जो दिया था वो 1884 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास लिखने वाले हैं लाला श्रीनिवास दास। प्रकाशन वर्ष इसका 1882 ईस्वी में है। हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा बतानी है कि भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? केंद्रीय विधा हो जाएगी नाटक। आगे आते हैं 61 नंबर के प्रश्न पर। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास लिखा था बाल कृष्ण भट्ट ने। आगे है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र कहा जाता है भारत मित्र को। तो इसमें तो है नहीं ऑप्शन। कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप, नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा भारत मित्र। भारत मित्र जो पत्र था इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। इसी को कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र कहा जाता था। कवि वचन सुधा भारतेंदु की, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का और समाचार सुधा वर्षन श्याम सुंदर सेन का। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर नाटक किसका है? नहीं सॉरी, पूछा है कि विधा क्या है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है ये नाटक है। ऑप्शन ए नाटक। अगला है, ब्राह्मण के संपादक कौन थे? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। कब प्रकाशित हुआ ये? 1883 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। ऑप्शन डी। आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी के संपादक थे प्रेमघन। इन्होंने दो पत्रिकाओं का संपादन किया, आनंद कादम्बिनी और दूसरी थी नागरी नीरद। आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी में, ठीक। और ये कैसी थी? तो ये थी मासिक। दूसरी थी इनकी नागरी नीरद। इसका प्रकाशन हुआ था 1893 ईस्वी में। और ये कैसी थी? तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक। निकलती कहाँ से थी? तो ये मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे अयोध्या प्रसाद खत्री। अगला 67, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? तो जगत सच्चाई सार कविता श्रीधर पाठक की है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, नहीं बताना है कि कौन सी स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा में रचना, ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। जबकि प्रकृति पर्यवेक्षण है, प्रेम चित्रण भी है और कथा गीत प्रयोग भी है, लेकिन ब्रज भाषा में रचना नहीं है, क्योंकि उस समय खड़ी बोली में रचनाएं हो रही थी। बताना है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घास, आय, व्यय, नहर। तो पुल्लिंग हो जाएगा व्यय। ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? तो ध्रुव चरित्र लिखने वाले हैं नरोत्तम दास। इनकी दो है रचनाएं, ध्रुव चरित्र और सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास की। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो कृष्ण गीतावली लिखने वाले हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी।
फिर है कि जाति विलास ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो जाति विलास लिखने वाले हैं देव, रीतिकालीन कवि देव ने लिखा जाति विलास। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को। केशवदास की रचना रामचंद्रिका, इसी को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान किस धारा में मिलता है? तो कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में, ऑप्शन ए। फिर हमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। शब्द और अर्थ बताने हैं। जलज, जलद और जलधि। तो जलज हो गया कमल का पर्याय, कमल का अर्थ हो गया, और जलद बादल का, और जलधि का अर्थ हो गया समुद्र। तो क्या हो जाएगा? 2, 1 और 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिया है कि नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास, इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास, उपमा अलंकार। फिर बताना है कि अर्ध कथानक क्या है? तो अर्ध कथानक आत्मकथा है, प्रसिद्ध आत्मकथा है, हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाने वाली है अर्ध कथानक, बनारसी दास जैन की। और कब प्रकाशित हुई थी ये? 1641 इसका समय है। अर्ध कथानक। इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? तो आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, ऑप्शन सी घनानंद। अगला कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्ति है ठाकुर की, रीतिकालीन रीति मुक्त कवि हैं ठाकुर, उनकी ये पंक्ति है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। भिखारी दास की रचना कौन सी है? तो भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। फिर है पंक्ति दी हुई है कि नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है पद्माकर की। 82 नंबर का प्रश्न देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की थी, 1800 में हुई थी। और जो इसके प्रोफेसर थे वो कौन थे? वो गिल क्राइस्ट थे, ठीक। और सदल मिश्र और लल्लू लाल इसमें प्राध्यापक या अध्यापक नियुक्त हुए थे, ठीक। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। समय पूछा जाता है कि भाषा योग वशिष्ठ का समय क्या है? तो इसका समय है 1741 ईस्वी, ठीक। भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी, राम प्रसाद निरंजनी। राहुल जी ने, मतलब राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना है सरहपा को, ऑप्शन सी सरहपा को। आगे है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल कहने वाले कौन है? तो आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीरगाथा काल। और राहुल सांकृत्यायन ने कहा था सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आदिकाल। आगे है कि बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बीसल देव रासो में
गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे। रचना दी हुई है और लेखक दिए हैं, इनको मिलाना है। 10 कुमार चरितम, नैषधीय चरितम, उत्तर रामचरितम। तो 10 कुमार चरितम लिखने वाले हैं दंडी, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष और उत्तर रामचरितम भवभूतिका है। 3, 1, 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसने लिखा। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप लिखने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे पूछा है कि पद्मावत क्या है। पद्मावत जिसका समय है 1540 ईस्वी, क्या है ये। तो ये है एक त्रासदी। विजय देवनारायण शाही ने इसे ट्रेजिडी कहा है, एक त्रासदी कहा है। ठीक, पद्मावत एक त्रासदी है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। तो वो हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। ऑप्शन सी। आगे है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है। तो ऐसा आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। गृहस्थ जीवन का ऐसा सुंदर चित्रण आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। ऑप्शन डी। विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। तो ध्रुपद गायन का संबंध है ब्रज भाषा से। ऑप्शन 1। आगे आते हैं 95 नंबर पर। बरवै नायिका भेद की रचनाकार कौन है। तो बरवै नायिका भेद लिखने वाले हैं रहीम जी। इसी के आधार पर तुलसीदास जी ने बरवै रामायण लिखा था। ठीक। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है। तो रहीम जी ने जो मदनाष्टक लिखी उसकी भाषा खड़ी बोली। अगला पूछा है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं। तो छीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि हैं। ठीक, अष्टछाप की स्थापना जिसकी स्थापना विठल नाथ ने की थी, उसी में आते हैं छीत स्वामी। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं किस लिए। तो रामचंद्र वर्मा जी प्रसिद्ध हैं कोशकार के रूप में, ये जाने जाते हैं। अगला है हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा हिंदी शब्दानुशासन। रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है। इन चारों कवियों में कौन रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो वो हो जाएंगे बिहारी जी। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। फिर है नहुष। नहुष नाटक के नाटककार कौन है। तो नहुष नाटक लिखने वाले हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, जो भारतेंदु के पिताजी हैं। नहुष नाटक लिखा और भारतेंदु जी नहुष को ही हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। आगे आते हैं 102 नंबर। लोकायतन। लोकायतन की रचयिता कौन है। तो लोकायतन ये महाकाव्य है, लिखने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनकी पहली कृति कौन सी है। वीणा। इनकी अन्य रचनाओं के नाम है, पहली कृति नहीं प्रारंभिक कृति है वीणा। अन्य रचनाओं के नाम है पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, युगपत, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा,
कला और बूढ़ा चांद, किरण वीणा, पौ फटने से पहले, पतझर, एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, शशि की तरी, समाधिता, आस्था, ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, ये दोनों गीति नाट्य हैं इनके। ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी गीति नाट्य हैं। सौवर्ण, अतिमा, मधुबन, युग पुरुष, छाया और मानसी, तारापथ, चित्रांगदा और गंधविधि, ये सभी सुमित्रानंदन पंत के काव्य हैं, इनको ध्यान देंगे। आंसू क्या है? तो आंसू है एक मुक्तक काव्य संकलन। आंसू मुक्तक काव्य संकलन है। प्रकाशन हुआ 1925 ईस्वी में। प्रसाद जी की रचना है आंसू। निराला की अंतिम कविता पूछा है। निराला जी की अंतिम कविता कौन सी है? तो अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो कला और बूढ़ा चांद लिखने वाले हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला है कि महादेवी वर्मा का पहला काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का पहला काव्य संकलन है निहार। ऑप्शन सी। निहार का प्रकाशन कब होता है? 1930 में। रश्मिका 1932 में। यामा 1940 में। और दीपशिखा, दीपशिखा 1942 में। ठीक, आगे आते हैं 106 नंबर पे। अच्छा, 6 तो नीचे ही था। 6 तो हो गया। आगे आते हैं हम 7 नंबर पे। 107 नंबर का प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी क्या है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। किसका? बाल कृष्ण भट्ट का। अभी ऊपर पूछा था कि किसका है, और यहाँ पूछ लिया कि विधा क्या है। भूतनाथ, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भूतनाथ उपन्यास लिखने वाले हैं देवकी नंदन खत्री। तिलिस्मी अयारी उपन्यास के प्रवर्तक देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा भूतनाथ। आगे है कि श्री वेंकटेश्वर समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था? तो श्री वेंकटेश्वर समाचार बंबई से प्रकाशित होता था। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो प्रेमचंद की वो कृति थी सोजे वतन, जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। अगला है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? मृगनयनी उपन्यास का लिखने वाले हैं वृंदावन लाल वर्मा। ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। फिर है खेत रहना, मुहावरा है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो खेत रहना का मतलब होता है युद्ध में शहीद होना। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य बताना है। तो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य हो जाएगा प्रिय प्रवास। ठीक, 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और सर्ग कितने हैं इसमें? तो सर्ग हैं इसमें 17 सर्ग। ठीक, अब आते हैं 114 नंबर पर। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त जी। भारत भारती, ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसमें किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। भारत भारती 1912 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त की रचना। संपत्ति शास्त्र, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है कि पूजनीय कैसे लिखा जाएगा। तो शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन सी,
पूजनीय, ये ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध शब्द है। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर गोदान का पात्र है। ठीक। प्रेमाश्रम 1922, गोदान 1936, गबन 1921 और निर्मला 1927। गबन 31 में। अगला है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। 1910 में हिंदी नवरत्न का प्रकाशन हुआ था। लिखने वाले हैं मिश्र बंधु। 120 नंबर का प्रश्न है कि अभिन्न अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो अभिन्न का संधि विच्छेद हो जाएगा अभित प्लस न, इसमें होगी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा गंगावतरण किस छंद में लिखा हुआ है? तो ये रोला छंद में लिखा गया है। बताना है अवधि का निजी छंद कौन सा है? तो अवधि का निजी छंद है बरवे। फिर शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? जिजीविषा कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन डी जिजीविषा यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, जिजीविषा। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं किस रूप में? तो सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं निबंधकार के रूप में। आगे है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 125 नंबर का प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमारा 125 प्रश्न पूरा होता है। 2004 का पूरा पेपर हमने देख लिया। जहां पर मुझे इंपॉर्टेंट लगा, लेखक और सन मैंने आप लोगों को बताया, रचनाएं बताई, आप उनको ध्यान देना जो इम्पोर्टेंट है। ठीक। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ आप लोगों ने अपना अपना मूल्यांकन भी किया होगा। ऐसे और भी पेपर के लिए हमारे चैनल से जुड़े और पीछे के सभी पेपर को आप जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।